हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर के साइंस कोचिंग में। दोस्तों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं और आज जो संविधान का एक पाठ लेकर के हम उपस्थित हैं वह है स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक भारत के संविधान भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए हैं। 6 प्रकार के मूल अधिकार में सबसे पहला जो मूल अधिकार है वह है समानता का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक वर्णन किया गया है। मैं समानता के अधिकार को बहुत विस्तार से बताया हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे उस वीडियो को पहले देख लीजिए। और दोस्तों, आज जो हम लोग जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वह टॉपिक आज हमारा जो है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक किया गया है। तो आज हम लोग बारी बारी से सभी अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। तो जहां तक बात अनुच्छेद 19 की है दोस्तों, तो अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देती है। तो क्या क्या 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी है, उसकी सीमाएं क्या है, क्या उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, या किस किस शर्त पर किस किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, हम उन तमाम पहलुओं का परीक्षण करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी अनुच्छेदों के प्रावधान के बारे में समझ जाइएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का ऐसा शिकायत रहता है कि अनुच्छेद याद नहीं होते हैं। अनुच्छेद याद नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कीजिए, अनुच्छेदों को कई टुकड़े में बांट करके जब आप उसका अध्ययन करोगे तो आपको आसानी से याद रह सकता है। जैसे कि आप अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार के अनुच्छेद हैं, ये स्वतंत्रता है, एक एक करके उसके बारे में पढ़िए, उसके शर्त के बारे में पढ़िए, उस पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया जा सकता है उसके बारे में पढ़िए, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अनुच्छेद 19 एक जो है उसमें कहा गया है कि भारत के नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी। दोस्तों, हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपना विचार रख सके या किसी दूसरे के विचार को प्रचारित कर सके या अपने किसी प्रकार के कार्य को या रोजगार का प्रसारण कर सके, उसका जो है सो प्रचार कर सके। ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो अधिकार है ये अधिकार अनुच्छेद 19 एक के तहत है। दोस्तों, अभी जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप ये कुछ जो बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये भी जो है ये अधिकार भी जो है संविधान के 19(1) के तहत हमें प्राप्त है। ठीक है दोस्तों। हर नागरिक अपने विचार को बोल करके, सुन करके, लिख करके, नाटक करके या मौन रह के भी अपने विचार को, अपने भावना को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और बहुत सारी साधन है, उसके माध्यम से भी हम अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, लिख करके
बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिससे हम अपने विचार को आप तक पहुंचा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। ये अधिकार हमें हमारा संविधान जो है वो दिया है अनुच्छेद 19(1) के तहत। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें जो है सो आप देखेंगे तो 19(1) के तहत जो है और भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, और यह जो है सो सुप्रीम कोर्ट में जो कई मुकदमे की सुनवाई हुई है, और उस सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके अनुसार जब आप देखेंगे तो कई प्रकार के अधिकार को भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकार में जोड़ दिया गया है। जैसे कि आप देखिए प्रेस की स्वतंत्रता, जैसे कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ये सब जो है ये भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट मानते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे कि राष्ट्रीय झंडा फहराना, राष्ट्रगान गाना, राष्ट्रीय गीत गाना, ये सब जो है इसे भी भाषण एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के तहत जो है सो माना जा सकता है। कैसे, चलिए एक उदाहरण से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों नवीन जिंदल नाम के एक व्यक्ति थे, और यह एक उद्योगपति थे, और दोस्तों ये राजनेता भी हैं। ये अपने फैक्ट्रियों पर तिरंगा झंडा लगाए, और तिरंगा झंडा जब लगाए तो उन पर यह आरोप लगा कि वह जो है ये प्राइवेट व्यक्ति है और प्राइवेट कंपनी पर तिरंगा झंडा नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों नवीन जिंदल ने एक मुकदमा दायर किया, और उस मुकदमा को हम लोग जानते हैं नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के नाम से। और इस मुकदमे के सुनवाई को और इनके जजमेंट को सुन करके आपको भी आश्चर्य लगेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि राष्ट्रीय झंडा को लगाना या फहराना अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता के तहत आता है। अतः कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये सब जो लगा सकता है, गा सकता है। यह जो है संविधान के अनुच्छेद 1 उसे आज़ादी देती है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो है सूचना के अधिकार को भी कई बार अनुच्छेद 19(1) के तहत मान लिया जाता है। दोस्तों ये बता दूं कि सूचना के अधिकार संविधान के किसी भी भाग में या किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के तहत मानते हैं। कैसे मानते हैं, चलिए एक हम उदाहरण बताने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए कि आपके बारे में मुझे कुछ बताना है, बोलना है, या अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार कैसी है, अच्छी है, खराब है, बहुत अच्छे से काम करते हैं, नहीं करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन तमाम तरह के हम अपने विचार को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो इन विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए उनके बारे में सूचना। जब तक उनके बारे में, उनके कामों के बारे में मुझे सूचना नहीं रहेगा, तब तक हम उनके बारे में अपना विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों सूचना के अधिकार को भी भाषण एवं स्वतंत्र ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत माना जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 19(1) हर व्यक्ति को अपना विचार अभिव्यक्त, भाषण और बोलने की स्वतंत्रता देती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 19(2) की। अनुच्छेद 19(2) में यह कहा गया है कि भारत के हर नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पर सम्मेलन करने या सार्वजनिक बैठक में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन शर्त यह है कि उसके पास कोई हथियार न हो और
वह जो है बैठक सार्वजनिक जगह पर हो। तो यह अधिकार जो है सो दी गई है। बिना किसी हथियार के आप शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कई बार लोगों के मन में विचार आता है कि सिख धर्म के लोग जब कहीं इकट्ठा होते हैं तो लगता है जैसे उसके पास हथियार रहता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि सिख धर्म के लोग जो है सो एक कृपान रखते हैं, छुरी टाइप के, चाकू टाइप के जो है एक कृपान रखते हैं। तो लोगों को लगता है कि वो हथियार लेकर के आ गए हैं। लेकिन दोस्तों ये मुद्दा अलग मुद्दा है। हम जो है धार्मिक स्वतंत्रता के तहत जब पढ़ेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता के तहत अपने धर्म के अनुसार जो है उपासना करने, आचरण करने का जो अधिकार है उसके तहत वो आता है। ठीक है दोस्तों। अब यदि हम अनुच्छेद 19(3) की बात करें तो अनुच्छेद 19(3) में संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। भारत के हर नागरिक क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों के समूह बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और उस संगठन के द्वारा अपने मांगों को रख सकते हैं, अपने सामूहिक भलाई के लिए कार्य कर सकते हैं। जैसे कि राजनीतिक दल बना सकते हैं, जैसे कि कोई कंपनी स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि कोई फर्म स्थापित कर सकते हैं। तो ये सब जो कार्य करते हैं, ये कार्य करने की आज़ादी हमें अनुच्छेद 19(3) देती है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 19(4) भारत के हर नागरिकों को संपूर्ण भारत में घूमने की स्वतंत्रता देती है। तो संपूर्ण भारत में घूम सकते हैं, लेकिन दोस्तों सामूहिक हित को देखते हुए और अनुसूचित जनजाति के भाषा, संस्कृति को बचाने के लिए, उसको शोषण से बचाने के लिए, उसके संपत्ति को बचाने के लिए कुछ अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में सभी लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती है। तो उस जगह पे हम नहीं घूम सकते। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 19(5) के तहत भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता दी गई है हर नागरिकों को। दोस्तों बसने की जो बात होती है तो आप देख सकते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके बस जाए, या एक ही राज्य में एक जगह से दूसरे जगह जाकर के आप बस सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता आपको आपके संविधान देती है अनुच्छेद 19(5) के तहत। लेकिन दोस्तों इसमें भी कुछ बंदिशें हैं, कुछ शर्तें हैं, और शर्त यह है कि आपको आम लोगों के हित के लिए और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए, उससे भाषा, उसके रीति रिवाज, उसके संपत्ति के संरक्षण के लिए जनजातीय क्षेत्रों में आपको बसने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। तो ये सब कुछ शर्तें हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, भारत में ये 19(6) जो है वो कहता है कि भारत के हर नागरिकों को अपने इच्छा के अनुसार कोई भी पेशा अपनाने, कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन दोस्तों यदि कोई इस प्रकार का रोजगार हो जो पर्यावरण के लिए खतरनाक हो, जो महिलाओं के लिए खतरनाक हो, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो ऐसे रोजगार अपनाने के लिए आपको जो है सो परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है कि नहीं दोस्तों। तो अभी जो आपने अनुच्छेद 19 के 6 प्रावधानों को देखा, 6 अधिकारों को देखा, उन अधिकारों को कभी कभी रोक भी दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों अभी पूरी दुनिया लॉकडाउन में है और आप देखते हैं कि हम लोग भी, भारत के लोग भी लॉकडाउन में हैं। तो अभी आप ये नहीं कह सकते कि हमें घूमने की स्वतंत्रता है, हमें जो है कहीं जाने की स्वतंत्रता है, हम चले जाएंगे, हम पटना जाएंगे
या दिल्ली जाना चाहते हैं, लाल किला देखना चाहते हैं, आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 में ही यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। उसका आधार बताया गया। तो प्रतिबंध लगाने का आधार क्या है? आधार है दोस्तों कि जब देश की एकता और अखंडता की बात हो, जब भारत का संबंध किसी दूसरे देश से खराब होने की बात हो आपके स्वतंत्रता के कारण, या दोस्तों किसी अपराध में संलिप्तता की बात हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्या आने की संभावना हो जैसे कि अभी है, तो इन सभी सिचुएशन में आपके जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसे रोका भी जा सकता है। और दोस्तों यदि न्यायालय की अवमानना होता हो आपके स्वतंत्रता के अधिकार से, या फिर किसी पब्लिक ऑर्डर का उल्लंघन होता हो, जैसे कि अभी पब्लिक ऑर्डर निकला हुआ है सरकार का कि आप अपने घर में रहें, लेकिन आप अपने स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करके आप घूमने चले गए, तो क्या हो गया? यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर का उल्लंघन हो गया। तो ये सब जो शर्तें हैं, इन्हीं शर्तों में आपको अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार मिलेंगे। ठीक है कि नहीं दोस्तों? सीधा सा बात है कि अनुच्छेद 19 पर बंदिशें भी लगाई जा सकती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 जो है सो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। तो ये क्या है हम देखेंगे। दोस्तों किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता है जब तक कि वह किसी विधि का उल्लंघन न किया हो। आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति किसी अपराध में पकड़े जाते हैं और मीडिया कर्मी उसको जो है इतना उछाल देते हैं, उस पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ रहता है, लेकिन उससे पहले इतना उछाल दिया जाता है कि पूरे दुनिया को लगने लगता है कि वह व्यक्ति अपराधी बन गया। दोस्तों ये सरासर गलत है, ये हमारे संविधान का उल्लंघन है, जबकि हमारा संविधान कहता है कि जब तक उस पर अपराध सिद्ध न हो जाए या किसी विधि का उल्लंघन न किया हो तब तक उसे अपराधी नहीं कह सकते हैं। और दोस्तों इसके तहत जो है अपराधी व्यक्ति को 3 तरह के अधिकार दिया गया है। पहला अधिकार तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी है तो अपराध करते समय उस अपराध के लिए जो सजा का प्रावधान किया गया था उसी सजा के तहत उसे जो है सजा दिया जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए अभी हाल में जो है 12 वर्ष से कम उम्र के बच्ची के साथ बलात्कार करने के स्थिति में फांसी की सजा की प्रावधान की गई है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पहले ही इस तरह के अपराध किए हों तो क्या उसे भी फांसी की सजा दी जाएगी? नहीं दोस्तों, वह जिस समय अपराध किया था उस समय जो सजा का प्रावधान होगा उसी के तहत उसे सजा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा, एक अपराध के लिए बार बार सजा नहीं मिलेगा। दोस्तों एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं और वो उदाहरण जो है 1991 ईस्वी की है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1991 ईस्वी में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 ईस्वी को आतंकवादियों ने कर दिया। दोस्तों उन आतंकवादियों को में से कुछ लोगों को पकड़ा गया और उस पर मुकदमा चलाया गया और जब मुकदमा चला तो दोस्तों 1994 ईस्वी में इसको जो है फांसी की सजा दी गई। अब जब 1994 में फांसी की सजा दी गई तो 1994 में उस फांसी की सजा के अपील में अभियुक्तों ने मद्रास हाईकोर्ट में अपील किया
1998 ईस्वी में मद्रास हाई कोर्ट उसके फांसी के सजा को बरकरार रखा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये व्यक्ति जो है सो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में 2004 ईस्वी में इस मामला में फैसला आता है, और उस फैसला में यह आता है कि उसे फांसी की सजा मिलेगी। उसके बाद दोस्तों 2004 ईस्वी में ही ये अभियुक्त जो है सो राष्ट्रपति के पास अपना दया याचिका पेश करते हैं। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत हमारे राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सजा को माफ कर सकते हैं। तो 2004 ईस्वी में सजा माफी के लिए राष्ट्रपति के पास अर्जी पहुंचाया गया। राष्ट्रपति महोदय 2011 ईस्वी में उस दया याचिका को खारिज करते हुए यह कहा कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए क्या हुआ। अब क्या हुआ तो उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के विरोध में अपील दायर कर दी, और अपील दायर करके उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को अभी फांसी देने का जो है, यदि अभी फांसी देते हैं तो यह जो है संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 का अनुच्छेद 20(2) का उल्लंघन है। तो अनुच्छेद 20(2) में क्या है? अनुच्छेद 20(2) में है कि एक सजा के लिए, एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही सजा दी जा सकती है, लेकिन ये व्यक्ति जो है इनको एक सजा के लिए, ये एक अपराध के लिए कई सजा मिल गया। वो कैसे दोस्तों? देखिए जरा सा। उनके वकीलों ने इस तरह से डिफाइन किया कि जो मामला 1991 ईस्वी में हुआ उसका जो है सो 2011 ईस्वी में आप फांसी देने की बात कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि ये कितने सालों तक, 20-21 सालों तक ये तो जेल में बिता दिए। तो जेल की सजा एक इनको मिल गया। दूसरा सजा इनको क्या मिला? तो जब 1994 ईस्वी में इससे फांसी की सजा दे दी गई, तभी से यह जो है सो अंदर ही अंदर घुट रहे थे, यानी कि मानसिक रूप से इनको सजा दिया गया। तो 2 सजा हुआ, और तीसरा सजा जो है वो हत्या के बदले इनको फांसी मिला, तो तीसरा सजा हो गया, यानी कि एक ही अपराध के लिए इसे 3-3 सजा दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह की मामला जब वहां पर आई तो अनुच्छेद 20(2) हाईलाइट तो होना ही है। और आप भी कहिएगा कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में गिरफ्तार करेगा तो उसे तो जेल में रखेगा ही, सही बात है, जेल में रखेगा। लेकिन दोस्तों क्या राष्ट्रपति महोदय को जो दया याचिका 2004 में मिला, उस दया याचिका में सुनवाई करने में 7 साल लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो इतनी जो लंबी प्रक्रिया है ये बिल्कुल ना हो, इससे हमारे संविधान का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन हो जाता है। दोस्तों अब चलिए हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 20(3) की। अनुच्छेद 20(3) में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मान लीजिए दोस्तों कि मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद मेरे साथ जो है सो टॉर्चर कर रहा है कि तुम बताओ तुम किया कि नहीं किया, तुम ही किया, जबरदस्ती हमारे साथ कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करना। तो यह जो है सो हमारे संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है दोस्तों। यहां तक कि दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा दायर हुआ और उसमें जो जजमेंट दिया उसको जब आप देखिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि कई ऐसे प्रावधान है जिस पर सुप्रीम कोर्ट यह कह करके रोक लगा दिया कि यह तो
अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है, यानी कि किसी व्यक्ति को खुद के दोषी होने के लिए गवाह देने पर मजबूर किया जा रहा हो। जैसे कि दोस्तों कई प्रकार की टेस्ट, जैसे कि नार्को टेस्ट का नाम सुने होंगे आप लोग, नार्को टेस्ट हुआ। इसके बाद दोस्तों लैब डिटेक्टर टेस्ट हुआ, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ। ये सब जो टेस्ट है दोस्तों, इस पर सुप्रीम कोर्ट यह कह करके रोक लगा दिया कि यह सब टेस्ट खुद के दोषी साबित करने के लिए, खुद को गवाह देने के लिए बाध्य करने के समान है। और यह जो फैसला दिया गया दोस्तों, ये सेल्वी बनाम भारत संघ जो मुकदमा था उसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। लेकिन दोस्तों आप कहिएगा कि यदि इस तरह से होगा तो बहुत ऐसे गुनहगार होते हैं, खूंखार गुनहगार होते हैं, तो फिर उनका जो है सो किस तरह से समाधान होगा और किस तरह से उसे जो है सजा दिया जाएगा। वह तो आसानी से अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा। बिल्कुल सही दोस्तों। तो उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मामला जो है देश की हो, या मामला जो है किसी महिलाओं के साथ, किसी बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार का हो, तो ऐसी स्थिति में वे सभी टेस्ट की जा सकती है। ठीक है कि नहीं दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग जोड़ जोड़ के जब देखेंगे तब सभी बातें क्लियर हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। वैसे दोस्तों किसी को किसी भी अनुच्छेद के प्रावधान को कम नहीं कहा जा सकता है, सब एक पर एक है। लेकिन अनुच्छेद 21 ज्यादातर चर्चा में रहता है दोस्तों, इसीलिए मैं ऐसा कहा। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों, यानी कि हर नागरिक को जीने का अधिकार दिया गया है। अब आप कहिएगा कि जीने का अधिकार दिया है तो मरने का भी अधिकार दिया होगा। नहीं दोस्तों, मरने का अधिकार नहीं दिया गया है। आप देखिए, जीने का अधिकार हर नागरिक को है। हर नागरिक को खुद का जान नहीं लेने का अधिकार है, तो दूसरे का जान लेने का अधिकार कैसे होगा। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो दोस्तों राज्य के विरुद्ध वह जो है सो अपराध करता है। और यदि वो बच जाता है, आत्महत्या करने में वो कामयाब नहीं होता है, तो सरकार उस पर आत्महत्या का केस दायर करता है और उसे सजा मिलता है। आप देखेंगे दोस्तों, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद में जीने का अधिकार तो अनुच्छेद 21 के पार्ट बताया, लेकिन मरने के अधिकार को अनुच्छेद 21 का भाग नहीं बताया गया दोस्तों। अनुच्छेद 21 का जो भाग है वो काफी विस्तृत है। अनुच्छेद 21 का दायरा काफी विस्तृत है। जीने के लिए आपको जो चीज चाहिए उन सभी चीजों को अनुच्छेद 21 के पार्ट बताया गया है। जैसे कि शुद्ध जल पीने का अधिकार, क्योंकि शुद्ध जल आप नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, तो शुद्ध जल पीने का अधिकार, आवास पाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, निजता का अधिकार, इस तरह से इंटरनेट के यूज करने का अधिकार। दोस्तों अभी हाल का खबर यदि आप लोग रखते हो तो क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर में जब इंटरनेट को बंद कर दिया था तो जम्मू कश्मीर के मामले में एक बात दायर हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट को बंद नहीं करना चाहिए। इंटरनेट जो है सो जीने का अधिकार है, क्योंकि इंटरनेट के बिना लोग जिंदा नहीं रह सकते। इंटरनेट आज के डेट में काफी उपयोगी है, तो इंटरनेट का अधिकार। इसके बाद दोस्तों गहरी नींद लेने का अधिकार। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप यदि सो रहे हैं तो आपको सोने का अधिकार है, उस अवस्था में आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गहरी नींद लेने का जो अधिकार है वह भी आपके जीने के अधिकार के तहत अनुच्छेद
21 के तहत आता है। आपके घर में यदि बिजली जानबूझकर काट दी जाती है तो आप समझिए कि अनुच्छेद 21 के तहत मुकदमा दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बिजली पाने का अधिकार जो है वह आपके जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। दोस्तों एक बात आप देखेंगे, बात था मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 ईस्वी में, जिसमें क्या हुआ था, ये मेनका गांधी संजय गांधी की पत्नी है और 1978 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों, इनका पासपोर्ट भारत सरकार जब्त कर लिए थे। तो मेनका गांधी जो है एक मुकदमा दायर किए, उस मुकदमा को मेनका गांधी बनाम भारत संघ मुकदमा के नाम से जानते हैं। और इस मुकदमा में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा का जो अधिकार है वह जीने का अधिकार है। विदेश यात्रा अगर नहीं करेंगे तो लोग जी नहीं सकेंगे, अतः विदेश यात्रा करना भी जो है जीने के अधिकार के तहत। अब आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 21 का दायरा कितना बड़ा है दोस्तों। और देखिए पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघवाद में निजता के अधिकार को भी जीने के अधिकार के तहत बताया गया। कोई भी व्यक्ति क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किससे बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं, ये सब जो मामला है वह किसी व्यक्ति का निजी मामला है और निजी मामला में किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यानी निजता के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 के पार्ट यानी कि जीने के अधिकार के तहत बताया है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप देखेंगे तो काफी विस्तृत है। MC मेहता बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि शुद्ध पर्यावरण भी अनुच्छेद 21 का पार्ट। और दोस्तों आपको जानना चाहिए कि शुद्ध पर्यावरण नागरिक के जीने का अधिकार है और इसी अधिकार के रक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है पुरानी गाड़ियों को चलाने पर बैन कर दिया। और आप देखे होंगे पिछले साल जो है BS3 वाहन पर रोक लगा करके BS4 चलवाया। गाड़ियां अचानक सस्ती हो गई, कई लोगों ने सस्ती गाड़ियां खरीदी। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे इस साल भी 1 अप्रैल से BS6 वाहन आने वाला था, लेकिन ये कोरोना वायरस को लेकर के उसका डेट बढ़ा दिया गया है। दोस्तों सभी कंपनियों को बोल दिया गया कि आपके पास जो गाड़ियां हैं आपको 1 महीने का और समय दिया जाता है। आप BS4 की जो गाड़ियां हैं इस बीच में आप क्या कर लीजिए, अपना बेच लीजिए या उसको बदल करके BS6 वाहन बना लीजिए। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, ढेर सारी अनुच्छेद 21 में प्रावधान है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 21A की, और आप बात करेंगे कि जब ये इसमें A लगा है तो ये मूल संविधान का पार्ट नहीं है। ये दोस्तों हमारे संविधान में संशोधन के द्वारा आया है और ये जो संशोधन है दोस्तों ये 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में हुआ। और आपको समझना चाहिए कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना उसका मौलिक अधिकार है। और दोस्तों इसके साथ ही उस समय 3 जगह पे संविधान में संशोधन हुआ। कहां कहां? मौलिक अधिकार में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 21A। और दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में भी संशोधन किया गया, जहां पर लिखा था कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार प्रदान करने का कार्य राज्य का है, राज्य को ऐसा करना चाहिए। वहां पर संशोधन करके सिर्फ यह लिखा गया
कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य के देखभाल, शिक्षा के विकास करने का प्रयास राज्य करेंगे। और दोस्तों, मौलिक जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य में 2002 से पहले 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया और उसके तहत कहा गया कि भारत के हर माता पिता एवं अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएं। तो इस तरह से दोस्तों मौलिक अधिकार में हो गया, नीति निर्देशक तत्व में हो गया और मूल कर्तव्य में हो गया। तो 3 जगह पे संशोधन हुआ। और दोस्तों, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ईस्वी में पास करके सरकार इसी अनुच्छेद में किए गए प्रावधान को पूरा करने का काम कर रही है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 में बात होती है निरोध एवं गिरफ्तारी की। यहां देखेंगे दोस्तों, 20 में है अपराध की, अपराध पहले 20 और गिरफ्तारी बाद में अनुच्छेद 22। तो गिरफ्तारी जो होती है दोस्तों, गिरफ्तारी 2 मामले में हो सकती है। एक तो यदि सामान्य विधि का उल्लंघन करते हैं, कोई कानून है और आप उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपकी गिरफ्तारी होगी। एक तो हुआ सामान्य गिरफ्तारी, एक हुआ निवारक निरोध गिरफ्तारी। तो सामान्य गिरफ्तारी में क्या है, भारत के नागरिकों को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। पहला जो अधिकार है वो यह है कि उस व्यक्ति को यह जानने की अधिकार है कि उसको किस जुर्म में या किस अपराध में उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा अधिकार उसे प्राप्त है कि 24 घंटा के अंदर उसे जो है सो नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास उसे हाजिर करना पड़ेगा और इसमें आने जाने का समय भी इसी में शामिल रहता है। और दोस्तों, तीसरे तरह का जो अधिकार प्राप्त है वह यह है कि उसको अपने पसंद के विधिवेत्ता से, वकील से सलाह लेने और पैरवी करवाने का अधिकार दिया गया है। और दोस्तों, बता दें कि यह सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाएगा तब भी उसको 2 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। और 2 तरह के अधिकार कौन कौन से हैं? पहली अधिकार के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को निवारक निरोध में आप 3 महीने से अधिक नहीं रख सकते, और यदि आप 3 महीने से अधिक रखते हैं तो सलाहकार बोर्ड का सहमति जो है रहने पर ही ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा जो अधिकार प्राप्त है वो यह है कि सलाहकार बोर्ड के जो सदस्य हैं वो सदस्य जो है सो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने की योग्यता जिसके पास हो वही सलाहकार बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं। तो इस तरह के अधिकार निवारक निरोध में प्राप्त है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने स्वतंत्रता के अधिकार को समझने का प्रयास किया। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का बात किया। अनुच्छेद 20 में अपराध एवं दोष सिद्धि के अधिकार में 3 तरह के नागरिकों के अधिकार को देखा। इसके बाद दोस्तों, अनुच्छेद 21 में जीने की स्वतंत्रता को देखा। इसके बाद दोस्तों, अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के शिक्षा के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान के बारे में पढ़ा। इसके बाद दोस्तों, अनुच्छेद 22 में हम लोगों ने गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में और निवारक निरोध संरक्षण के बारे में जो प्रावधान किया गया है उसके बारे में पढ़ा। यदि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।